हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसमें कंप्लीट साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं ना, जिसमें मनोविज्ञान, अधिगम, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जो कई सारे चैप्टर हैं, लगभग जो है टोटल 26 चैप्टर है ना। 26 चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं टीचिंग रिलेटेड, सुपर टेट हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, जो भी एग्ज़ाम है, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है, अगर कहीं से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, है ना। जैसा कि हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। इसमें जो है हम प्रमुख चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हो गया, है ना, आदतें हो गया, रुचियाँ हो गई, समावेशी शिक्षा आदि कई सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम जो है मनोविज्ञान का अर्थ एवं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ चुके थे, अधिगम पढ़ चुके थे, मनोविज्ञान सिद्धांत, है ना, उसके मनोविज्ञानी के उनके प्रमुख सिद्धांत को हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो है एक बार इसको पढ़िए और एक बार देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है ना, और उसका बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि यही पढ़िए और यही रिवीजन करिए। तो आप अगर अदर जगह जो है कहीं भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम तो ये तो पढ़े हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपको पिछली बार एक टीचर का आपको वक्तव्य भी हम सुनाए थे कि उन्होंने क्या बोला था रिवीजन को लेकर। अगर आप कहिए तो एक बार हम आपको और सुना दें। चलिए सुनाते हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से। तो मैं उस स्टूडेंट की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ जो रिवीजन करता है। इसलिए नहीं कि वो रिवीजन करता है तो वो पढ़ लिख लेगा, सिलेक्ट हो जाएगा, उसे बहुत नॉलेज मिल जाएगी, नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने मन के झांसे में नहीं आता। जब भी उसका मन उसे बोलता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, प्रतिभावान हो, बहुत शार्प हो, तुम्हें रिवीजन की क्या जरूरत, तो वो उसकी बातों में नहीं आता। वो अपने ध्यान को केंद्रित करके मन की ना सुन के, मन के झांसे में ना आके बैठता है और बार बार रिवीजन करता है। इसलिए मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ठीक है साथियों, देखिए हम इसमें रिवीजन करेंगे बार बार, है ना, और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले चैप्टर में हम आपको अभी बताया कि मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ चुके थे, अधिगम पढ़ चुके थे, प्रमुख सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। पिछले पार्ट में जो है क्षेत्रवादी सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे और पूछे थे कि अधिगम का सूत्र क्या होता है। इसके बाद वीडियो ऑफ हो गया था। तो आप बताइए अधिगम का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो क्षेत्रवादी सिद्धांत आपका दिया था कर्ट लेविन ने। किसने दिया था क्षेत्रवादी सिद्धांत, तो क्षेत्रवादी सिद्धांत दिए थे कर्ट लेविन ने। किसने दिया था, कर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, कर्ट लेविन ने दिए थे। ये मूलतः क्या थे, ये मूलतः गणितज्ञ थे। इनकी बुक क्या कौन सी थी, तो इनकी बुक थी फील्ड थ्योरी ऑफ, यानी कि फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने जो है फील्ड थ्योरी ऑफ, जिसको लर्निंग भी बोला जाता है, किसको, क्षेत्रवादी सिद्धांत को। ठीक है, तो इन्होंने अधिगम का एक सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र दिया था, इसको समझिए। सूत्र है बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल टू फैक्टर कोष्टक में पर्सन इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि व्यवहार बराबर कारक व्यक्ति गुणित वातावरण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अधिगम का सूत्र क्या होता है, तो अधिगम का सूत्र हो जाएगा आपका व्यवहार इक्वल टू कारक व्यक्ति गुणित वातावरण, है ना। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो कर्ट लेविन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये तो हो गया पिछले पार्ट का। अब हम आज चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, तो यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। देखिए हम आपको पिछली बार भी बताए, अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगे आप स्पीड थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट देखिए, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार कंप्लीट देख लेंगे आराम से, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हल कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होगा, है ना। रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं, ये क्या बालक होते हैं, तो आपके दिमाग में अगर कोई बोले कि विशिष्ट बालक, तो आपके दिमाग में क्या आता है, किसकी छवि आती है, ये बताइए। तो जो विशिष्ट बालक यानी कि ये कैसे बालक होते हैं, ये सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। कैसे बालक होते हैं, सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। ये बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से
अभिवृत्ति व विकास की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, है ना। ये बालक जो होते हैं ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से अभिवृत्ति व विकास की दृष्टि से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में हम विशिष्ट बालक को पढ़ेंगे, है ना, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। देखिए थोड़ा हम स्पीड करेंगे। देखिए श्रेणी के आधार पे जो है बालक को कई आधारों पे बांटा गया है। पहला आधार है आपका बौद्धिक दृष्टि। बौद्धिक दृष्टि के आधार पे बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो बालक, अगर आपके दिमाग में कितने प्रकार के बालक होते हैं थोड़ा सोचिए, एक बार खुद से मनन करिए। तो देखिए बौद्धिक दृष्टि के आधार पर बालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपके प्रतिभाशाली बालक, दूसरा हो गया मंद बुद्धि बालक। पहला हो गया प्रतिभाशाली बालक, दूसरा हो गया मंद बुद्धि बालक, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि गॉड गिफ्टेड, ठीक है, गॉड गिफ्टेड इसको बोलते हैं। मंद बुद्धि बालक यानी कि मेंटली रिटायर्ड, है ना। तो प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक ये बौद्धिक दृष्टि के आधार पे हो गए। दूसरा हो गया आपका शैक्षिक दृष्टिकोण। शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पे बालक दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया तीव्र गति से सीखने वाले बालक, दूसरा हो गया पिछड़े बालक, है ना। तो चलिए ये अब अगला आ गया आपका शारीरिक दृष्टिकोण से बालक। शारीरिक दृष्टिकोण से बालक कौन कौन से हो जाएंगे। एक बहरे बालक हो जाएगा, कम सुनने वाले बालक, नेत्रहीन बालक, दृष्टि दोष बालक, वाणी दोष बालक यानी मुख बधिर, है ना, विकलांग बालक। तो ये कई सारे बालक शारीरिक यानी कि जो शारीरिक रूप से शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर जो बालक हैं उनमें कौन सा मतलब विशिष्टता है, यानी कि बहरे बालक हैं, कम सुनने वाले बालक हैं, नेत्रहीन बालक हैं, दृष्टि दोष बालक हैं, वाणी दोष बालक हैं, विकलांग बालक हैं। ये शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर बालकों के प्रकार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समस्याग्रस्त बालक की। तो समस्याग्रस्त बालक जो होते हैं ये सामाजिक दृष्टि से जो होते हैं कैसे होते हैं, सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक होते हैं। एक होते हैं संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक होते हैं, ये समस्याग्रस्त बालक होते हैं, ठीक है। 2 चीज़ समझिएगा कि विलियम मैकडूगल ने अगर कभी पूछ ले कि कितने प्रकार के संवेग बताए हैं तो 14 प्रकार के। कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, 14 प्रकार के। जबकि सिगमंड फ्रायड जो हैं ये 2 प्रकार के संवेग बताए हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए। ऑप्शन आएगा 12, 14, 16, 18, है ना। तो 14 बता दीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, देखिए कई प्रकार के हम बालक देख लिए। बौद्धिक दृष्टि के आधार पर प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, फिर शैक्षिक दृष्टि के आधार पर बालक देख लिए, तीव्र गति से बालक, पिछड़े बालक, फिर शारीरिक दृष्टिकोण से बालक के देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी IQ लेवल यानी कि बुद्धि क्षमता, है ना, कितनी होती है। तो बुद्धि लब्धि देखिए, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि के आधार पर जो है कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अपना अपना मत दिया, है ना। कि जैसे टर्मन क्या थे, वो बोले कि जिनकी IQ लेवल 140 अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बेंटल ने बोला कि जिनकी IQ क्षमता जो है 110 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। हाइक ने बोला कि जिनकी IQ लेवल जो है 125 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि जो बुद्धि लब्धि है यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर भी हम बांट सकते हैं कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन प्रतिभाशाली नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या होता है कि यह मतलब मान्य किसी चीज़ का, किसी बालक का व्यवहार मान्य तरीके से है तो वो भी प्रतिभाशाली होगा, और अमान्य व्यवहार तरीके से काम करता है तो प्रतिभाशाली नहीं। ये सामाजिक दृष्टिकोण से। सांख्यिक दृष्टिकोण से हम अगर समझें तो सांख्यिक दृष्टिकोण से किसी भी समुदाय की जो 20% उच्चतम जनसंख्या का जो भाग होता है वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो सांख्यिकी दृष्टि से अगर सोचें कि मतलब एक समुदाय जो है लगभग जो 20% उच्चतम जनसंख्या का जो भाग होता है वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये प्रतिभाशाली बालक के प्रकार हो गए। देखिए USA कमीशन यानी कि USA कमीशन क्या होता है, उसकी कमीशन के अनुसार उन्होंने मतलब एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने उसमें प्रकाशित किया था कि किसी भी कक्षा में 3% से 5% तक बालक क्या होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। और बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या होता है कि 2% बालक ही जो है प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या है थोड़ा देख लीजिए। तो ये बालक जो होते हैं इनका IQ लेवल जो है सामान्य से कितना होता है, जो है IQ लेवल 125 से अधिक होता है, ठीक है। सामान्य IQ का मतलब क्या होता है 125 से अधिक होता है, ये प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएंगे। जबकि टर्मन ने क्या बताया था कि जिनका IQ 140, याद रखिए टर्मन का याद रखिए कि इन्होंने 140 से जिसका ऊपर है वो प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। जो प्रतिभाशाली बालक हैं ये सामान्य के बालक की अपेक्षा जो है ये अधिक विकसित होते हैं, है ना। सामान्य समझ जो है इसमें अधिक विकसित होती है, किसमें, प्रतिभाशाली बालकों में। कठिन मानसिक कार्यों को यह निष्पादन करते हैं, क्या करते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को
निष्पादन करते हैं। समाज के प्रति जो होते हैं ये सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ये समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिक कल्पनाशील चिंतन विकसित होते हैं। किसमें? प्रतिभाशाली बालकों में। प्रतिभाशाली बालकों में जो है आलोचनात्मक चिंतन, है ना, आलोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अधिक कल्पनाशील चिंतन विकसित होते हैं, ठीक है। इसको याद रखने वाली चीज़ है। चलिए आगे देखिए, यह जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यह किसी भी क्या करते हैं, यह किसी भी जो है कार्य पर अधिक ध्यान क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, किसी भी कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित होते हैं। यह जो बालक होते हैं अपने समुदाय में अधिक क्या होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ठीक है। यह बालक अपनी कक्षा के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम में क्या होते हैं, रुचि दिखाते हैं। क्या करते हैं, अन्य पाठ्यक्रम में क्या करेंगे, यह रुचि दिखाते हैं, ठीक है। अन्य पाठ्यक्रम में ये रुचि दिखाते हैं। ये बालक जो होते हैं अधिक जिज्ञासा होते हैं। इन बालकों में क्या होता है, अधिक जिज्ञासा होता है। यह बालक जो होते हैं यह उद्देश्य केंद्रित होते हैं, ठीक है, लक्ष्य केंद्रित होते हैं। कौन बालक? प्रतिभाशाली बालक। और यह बालक जो होते हैं यह स्पष्टवादी बालक होते हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ होगी कि प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। और सुनिए, प्रतिभाशाली बालकों में एक और खूबियाँ होती हैं कि यह विद्रोह तथा नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन हस्तलेखन में लापरवाह होते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। तो यानी कि बोलते हैं ना कि हस्तलेखन यार उसका गड़बड़ है, तो हो सकता है वो प्रतिभाशाली हो, है ना। तो एक एवरेज आधार पर मतलब लोगों को कई वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार यह जो है निकाला गया है। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, यानी कि संवेग पर नियंत्रित रखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि जिसको बोलेंगे, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि इसमें क्या होती है, उच्च होती है। संवेगात्मक बुद्धि प्रतिभाशाली बालकों में उच्च होती है। इनका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा, ठीक है, स्पष्ट चिंतन होता है, सूक्ष्म अवलोकन को भी ये करते हैं। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, अत्यधिक उच्च होती है। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, अत्यधिक उच्च होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम किस किस विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए, पहला विधि है आपका परीक्षण विधि, दूसरा है गया आपका अवलोकन विधि, तीसरा हो गया विद्यालयी अभिलेखों के द्वारा। विद्यालयी अभिलेखों के द्वारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि मेंटल हेल्थ अपन यम ए अपान सी इक्वल टू, सॉरी मेंटल हेल्थ तो दूसरा फार्मूला है, यम ए अपान सी, यानी कि देखिए मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, है ना, ये भी होता है, तो आपको पता ही होगा। अब आगे हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कौन कौन सी होती है, ये देखिए। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए जो है यह विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाती है, जैसे नवोदय स्कूल, है ना। विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। कौन कौन से कक्षा, देखिए जो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए और एक होता है मंदबुद्धि बालकों के लिए। तो याद रखिएगा, जो विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन होता है सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के लिए होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि किसी और के लिए भी ऑप्शन में आ जाए तो बोल दीजिएगा, ना ना ना, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो विशिष्ट कक्षा का आयोजन होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, एक प्रतिभाशाली बालक हो गए, एक मंदबुद्धि बालक हो गए, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे त्वरण उपागम की। त्वरण उपागम मतलब क्या होता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होता है, इसमें कक्षा पदोन्नति की बात की जाती है और अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी जो है उपलब्ध कराया जाता है। ओके, चलिए इसमें क्या होता है, मतलब प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है इनमें मतलब विद्यालय में इनको जल्दी प्रवेश मिल जाता है, एक से अधिक पाठ्यक्रम की शिक्षा भी दी जा सकती है ना, इनको तकनीक का प्रयोग भी सिखाया जा सकता है, पुस्तकालयों का सदुपयोग भी इनको आता है ना। संवर्धन कार्यक्रम जैसे यानी कि सेमिनार हो गया, प्रतियोगिता हो गया, ये भी इसमें जो है बढ़ चढ़ के क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, है ना। और शैक्षिक भ्रमण भी करते हैं, जैसे टूर वगैरह आपके स्कूल में कराया जाता है, तो इनमें भी ये जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब हम बात करेंगे मंद बुद्धि बालक की। तो मंद बुद्धि बालक यानी नाम से स्पष्ट है, मंद बुद्धि यानी कि जिसका बुद्धि मंद हो, इसको बोलेंगे मंदित मना बालक। कौन सा बोलेंगे, मंदित मना बालक, यानी कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। तो याद रखिएगा जिनका IQ लेवल 70 से कम हो, जिनका IQ लेवल 70 से कम हो उनको बोलेंगे मंद बुद्धि बालक। तो इनके भी मंद बुद्धि बालक में भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ कुछ जैसे EMR हो गया, उनका IQ लेवल 50 से 70 बीच रहेगा। ETMR हो गया, उनका IQ 25 से 50 के बीच में रहेगा। CMR हो गया, उनका IQ 0 से 25 रहेगा, एकदम डाउन, है ना। तो इसको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए EMR यानी TMR और CMR, इनमें क्या होता है कि जो मतलब जो एकदम जैसे 70 से भी जो धीरे धीरे डाउन होते हैं ना, EMR यानी कि जो 50 से 70, TMR यानी कि जो 50 से 25 और CMR यानी कि जो 0 से 25, ठीक है। EMR को शिक्षित किया जा सकता है, TMR को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और CMR की सिर्फ देखभाल की जाती है। मतलब भाई साहब समझ रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता जो होती है
ये जो होते हैं ना, इन बालकों में संवेदीगामक विकास जो है मंद होता है, धीमा होता है। यह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की विकास इसमें क्या होता है? खराब होता है। किसमें? मंदबुद्धि बालकों में। चिंतन, कल्पना, दिवा स्वप्न आदि इसमें क्या होता है? विकसित नहीं होता है। क्या होता है? आदि इसमें विकसित नहीं होता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ हो गई। इनका IQ लेवल जो होता है 70 से कम होता है। निश्चित सी बात है, याद रखिएगा, इनका IQ लेवल क्या होता है? 70 से कम होता है। इसमें स्मृति स्तर, ध्यान स्तर भी क्या होता है? इसमें स्मृति स्तर और ध्यान स्तर भी क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ या उद्दीपक पर अधिक समय तक ये जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इन बालकों में जो है असफलता का भय बना रहता है। किसका भय बना रहता है? असफलता का भय बना रहता है। ठीक है, सामाजिकता तथा समायोजन संबंधी समस्याओं से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। ठीक है, सामाजिकता यानी कि सामाजिकता और समायोजन संबंधी समस्याओं से क्या होते हैं? ये ग्रसित होते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भरता की इसमें कमी पाई जाती है और भाषा पर पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। किसमें? मंदबुद्धि वाले बालकों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें जो है व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सामान्य समझ यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक चिंतन, सामान्य समझ इसमें जो है उनकी अपरिपक्वता दिखाई देती है। किसकी? व्यवहार ज्ञान की, तार्किक ज्ञान का, सामाजिक समझ का। इसमें क्या होता है? इसकी अपरिपक्वता दिखाई पड़ती है। ठीक है, कार्य कारण में ये संबंध स्थापित नहीं कर पाते, यानी कि कोई भी जो कार्य है और उसका कारण है उसमें संबंध भी स्थापित नहीं कर पाते है ना, किसी भी कार्य में मतलब संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसा समझिए कि अगर पूछा कि टर्मैन ने जो है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई, तो बताई थी 140, और मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी के नियर अबाउट होती है? 70। तो 70 दूना 140, यानी उल्टा होता है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक के ठीक विपरीत होते हैं, और जो एवरेज होते हैं ये होते हैं सामान्य, है ना। तो देखिए, पूरे संपूर्ण जगत में, पृथ्वी में लगभग 50% बालक होते हैं वो सामान्य स्तर में आते हैं। ठीक है, कुछ जो है बालक होते हैं वो सामान्य से नीचे होते हैं, कुछ बालक सामान्य से ऊपर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो भी परसेंटेज की मात्रा घटती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भी परसेंटेज की मात्रा घटती जाएगी, है ना। तो अब देखिए, हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालक होने के कारण। कारण क्या है? कारण क्या है कि बालक क्यों मंदबुद्धि हो जाते हैं, है ना, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला होता है गुणसूत्रों में विकृत होने पर। गुणसूत्रों में विकृत होने पर यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए, माता पिता में, ठीक है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 46, है ना। 30-30 का जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर किसी भी गुणसूत्र, जैसे 46 ना होकर 47 हो गया, 46 ना होकर 45 हो गया, यानी कि किसी भी में जो है ज़्यादा हो गया और किसी में जो है कम हो गया, तो यानी कि गुणसूत्रों में कमी पाई जाएगी, या विकृत हो गया, अधिक हो गया या कम हो गया, तो भी बालक मंदबुद्धि हो जाएंगे। अंडाणु के निषेचन में कोई दोष उत्पन्न होता है, तब भी बालक मंदबुद्धि बालक होते हैं। जन्म के समय कोई रोग होने पर, जन्म के समय में कोई रोग हो गया तो भी बालक मंदबुद्धि हो गए। चोट, दुर्घटना, रोग, कुपोषण आदि के कारण भी बालक मंदबुद्धि हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिकूल वातावरण, अगर प्रतिकूल वातावरण भी है तो भी बालक पर जो है क्या होता है? प्रतिकूल वातावरण ही बालक को मंदबुद्धि बालक बना देते हैं। ठीक है, तो ये मंदबुद्धि बालक होने के कारण हो कि मंदबुद्धि बालक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा। मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा कैसे की जाती है? देखिए, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा एक विशिष्ट विद्यालय की स्थापना कराया जाता है, पृथक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है ना। तो ये दो चीज़ जो होती है, देखिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए भी विशिष्ट कक्षा का आयोजन कराया जाता है, और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, यानी कि सामान्य के लिए नहीं कराया जाता है, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा क्या होता है? इसमें पाठ्यक्रम को बार बार दोहरान करवाना चाहिए, है ना, बार बार रिपीट करवाना चाहिए। संप्रेषण, सामाजिकता के कौशलों का विकास करना चाहिए। हस्तशिल्प कौशलों की शिक्षा देनी चाहिए। सरल शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों को अगर जिसको शिक्षा देनी है उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए, है ना। आप तो तेज हैं इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण की गति इसमें धीमी रखनी चाहिए। प्रेम, सहानुभूति, उचित व्यवहार आदि भी अपनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मंदबुद्धि बालकों की पहचान। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बालक मंदबुद्धि है, कैसा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार अवलोकन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, शैक्षिक उपलब्धि के द्वारा, विद्यालयी अभिलेखों के द्वारा, जीवन इतिहास या गाथा विधि के द्वारा। ठीक है, तो अवलोकन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, शैक्षिक उपलब्धि के द्वारा, विद्यालयी अभिलेखों के द्वारा, जीवन इतिहास गाथा विधि के द्वारा। ठीक है, इन विधियों के द्वारा हम मंदबुद्धि बालकों की पहचान करते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, परीक्षण के द्वारा जो है ये होता है आपका, ठीक है, निष्पत्ति, बुद्धि,
समायोजन व्यक्तित्व, निष्पत्ति बुद्धि समायोजन व्यक्तित्व, ये परीक्षण के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अब बात करेंगे पिछड़े बालक की, यानी कि जो बैकवर्ड चाइल्ड है। पहला हम पढ़ लिए प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पढ़ लिए मंदबुद्धि बालक। अब हम बात करेंगे पिछड़े बालक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पिछड़े बालक, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड की बात करेंगे। ठीक है, परिभाषा इनका क्या है? तो देखिए, जो बालक सामान्य से बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, यानी कि बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। ठीक है, इनकी कोई श्रेणी नहीं होती है, इनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर इनको वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पिछड़े बालक होते हैं इनको बुद्धि लब्धि, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए, इनको बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे जो आपको हम बताएं 140 से जो अधिक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि वो प्रतिभाशाली, 90 से जो 110 के बीच में होते हैं वे सामान्य बालक होते हैं, 70 से जो कम होते हैं वो मंदबुद्धि बालक होते हैं। लेकिन इनको वर्गीकरण ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये IQ लेवल के आधार पे थोड़ी डाउन है, ये पिछड़े बालक हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये स्कूल आने में भाई साहब लेट हो जाते हैं, है ना, स्कूल वही लेट आते हैं। जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, अब तो मान लीजिए दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है विद्यालयों में, पहले 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, तो ये भाई साहब कहीं नानी यहाँ घूम रहे हैं, कहीं भाई साहब दूसरी जगह घूमने गए हैं, तो ये जो है लेट में पहुँचते हैं, 1 महीना 15 दिन 20 दिन लेट होता है। तो भाई 15 दिन 20 दिन लेट हुए और बच्चे गए तो कुछ ना कुछ उनको हासिल हुआ ना, जो गए, है ना। तो ये उस आधार पे अपने सिलेबस से लेट, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है मंदबुद्धि बालक भी नहीं बोलेंगे, पिछड़े बालक बोलेंगे। ठीक है, कुछ जो है मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी IQ लेवल जो है 85 से भी कम होती है। ठीक है, तो शैक्षिक लब्धि जो होता है, शैक्षिक लब्धि का फार्मूला क्या होता है? शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसके पहले हम एक फार्मूला और पढ़े थे, याद करिए कौन सा है। ठीक है, तो ये जो शैक्षिक लब्धि है इसको कौन सा मतलब किन्होंने दिया था? ये बर्ट ने दिया था। ये फार्मूला किसने दिया था? बर्ट ने दिया था। पिछड़े बालकों की पहचान के लिए यह सूत्र दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो याद हो गया होगा फार्मूला, थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार फार्मूला क्या है। शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है? शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए, पिछड़े बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे तथा विशेषताएं उनके कैसे बताएंगे कि पिछड़े बालकों की पहचान क्या है, विशेषताएं। आप सोचिए, खुद से सोचिए कि आप बता सकते हैं, बताइए। नहीं आता, नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, बर्ट ने बताया था, वही जो फार्मूला, बर्ट का फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि एक है यह बालक जो होते हैं ये चित्र बनाने, तकनीकी प्रयोग, गामक कौशलों आदि में कमजोर होते हैं। यानी कि सामान्यतः होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे चित्र बनाना हो गया, तकनीक का प्रयोग करना हो गया, तकनीक का प्रयोग करना यानी कि जैसे कंप्यूटर वगैरह, है ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का। गामक कौशल यानी कि शरीर के द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं और इनके उपयोग में जो होते हैं, मतलब एक शांत कोने आराम से अपना बैठे रहते हैं विद्यालयों में, ऐसे बालकों को हम पिछड़ा बालक मान सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम देखते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं यह असमर्थ, अशुद्ध तथा असभ्य भाषा का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, आत्मविश्वास में इनकी क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, इनका तार्किक चिंतन जो होता है वो निम्न स्तर का होता है। तार्किक चिंतन कैसा होता है? निम्न स्तर का होता है। ठीक है, बहुत आगे देखिए क्या होता है कि इन बालकों में तर्क शक्ति कमजोर होती है। किसमें? पिछड़े बालकों में। इन बालकों में नकारात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो समय समय पर ये होमवर्क भी नहीं करते हैं। समय समय पर क्या करते हैं? होमवर्क भी ये नहीं करते हैं। यह बालक दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं, यानी कि नकारात्मक दिवा स्वप्न 2 प्रकार होता है, एक सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक दिवा स्वप्न कौन देखता है? प्रतिभाशाली बालक देखता है। ठीक है, पिछले बालक जो होते हैं ये नकारात्मक दिवा स्वप्न देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से ये क्या होते हैं? असभ्य होते हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी क्या होते हैं? ये असभ्य होते हैं। किसी विषय वस्तु पर सामान्यीकरण नहीं कर पाते। किसी विषय वस्तु पर क्या नहीं कर पाते? सामान्यीकरण नहीं कर पाते। ये बालक जो होते हैं दूसरे बालकों से क्या होते हैं? दूसरे बालकों पर ये बालक निर्भर होते हैं। ठीक है, इन बालकों को हम उम्र के बालक अपने समूह में सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, इस बालक को जो है निराशा, कुमायोजन, असफलता का भय बना रहता है। इन बालकों में जो है, यानी पिछड़े जो बालक होते हैं, इन बालकों में जो है निराशा, कुमायोजन, असफलता आदि का भय बना रहता है। क्या बना रहता है? आदि का भय बना रहता है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें नहीं पाई जाती है। उत्तरदायित्व की क्षमता सीमित होती है, यानी कि लिमिटेड होती है उत्तरदायित्व की क्षमता। ठीक है, आगे देखिए, अब पिछड़े बालक के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो पिछड़ा बालक है वो तो खुद से पिछड़ा है नहीं, कारण क्या है, मतलब रीजन क्या है ना। तो रीजन को हम देखते हैं। वैसे ये बालक जो होते हैं सामान्य बालक होते हैं, लेकिन जो कारण है ना, इन्हीं कारणों से ये पिछड़ जाते हैं। कौन से बालक? किस कारणों से? शारीरिक दुर्बलता, यानी कि ठीक तरीके से जैसे बचपन में उनको पौष्टिक आहार नहीं मिला, है ना।
मानसिक रूप से दुर्बल हो गए, ठीक है। बौद्धिकता इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा तो बौद्धिकता एक प्रमुख कारण आ जाता है ना, यानी किसी एक विषय में पिछड़ना या कमज़ोर होना किसी एक विषय में। बीमारी कारण भी, एकांत क्षेत्र में निवास करने की जो अकेला एकांत क्षेत्र में कुपोषण के कारण भी ये बालक पिछड़ जाते हैं, ठीक है। ये पहला शारीरिक दुर्बलता हो गया। दूसरा आ गया आपका पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण क्या होता है? पारिवारिक कारण मतलब जैसे हो गया आपका आर्थिक स्थिति से कमज़ोर, बच्चों की अधिक संख्या, माता पिता में जो है तलाक या तनाव की बात हमेशा दिन रात घर में बना रहता है, ऐसे में भी बच्चों पर होता नहीं है, असर पड़ता है। परिवार में झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो भी ये जो है बच्चे पर असर डालते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में बदलाव। पाठ्यक्रम में बदलाव होता है, इस कारण में भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो विद्यालय में अरुचि होती है, बार बार विद्यालय परिवर्तन कराना भी बालकों में अरुचि का कारण बनता है ना, पिछड़ जाते हैं। पाठ्यक्रम जो है अगर कठिन है तो भी बालक पिछड़ जाते हैं। ये सब कई सारे कारण। संवेगों पर अनियंत्रण, अगर संवेगों पर भी अनियंत्रण है यानी कि तंत्रिका तंत्र में दोष हो जाता है इसके कारण, तो भी बालक पिछड़ जाते हैं। बात करेंगे पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा। शिक्षा कैसे की जाती है? देखिए, शिक्षा की हम बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बाल केंद्रित या मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम पिछड़े बालकों को शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षण में इनके जो है कॉन्सेप्ट है यानी संप्रत्यय का निर्माण करना चाहिए, यानी मस्तिष्क में चित्र बनाए, ऐसा कुछ मतलब इस तरीके से उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पिछड़े बालक। और एक चीज़ और सुनिए, देखिए दोहरान व अभ्यास का नियम, मतलब बार बार किसी भी चीज़ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, यानी रिवीजन है ना। दोहरान व अभ्यास का नियंत्रण, माता पिता के संपर्क में भी रहना चाहिए, अधिगम के लिए तत्पर करना चाहिए, अभिप्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए, आत्म सुरक्षा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करनी चाहिए। ओके, तो ये पिछड़ेपन जो बालक होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए उपाय है ना। आगे देखिए, पिछड़े बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे? ये तो बार बार हम बता चुके, बर्ड ने फार्मूला दिया है, ठीक है। परीक्षण के द्वारा है तो फार्मूला हो गया, अवलोकन के द्वारा, व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। आप ये बताइए निदान में और उपचार में क्या अंतर है? ठीक है, निदान और उपचार में अंतर क्या है? थोड़ा सा विचार करिए तो, निदान और उपचार में क्या अंतर है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इंपॉर्टेंट, आदतें। आदतें क्या है भाई साहब, समझिए तो अब हम देखिए आदत को पढ़ेंगे। आदत यानी कि हैबिट, यानी कि आपकी हैबिट क्या है। अब आपको लग रहा होगा यार बस इतना बहुत हो गया, बस करते हैं, अब आगे कुछ थोड़ा रील देख लें, थोड़ा कोई वीडियो देख लें, मन नहीं लग रहा है ना, मन भटक रहा है। क्या हो रहा है? मन भटक रहा है ना, कि यार बस करते हैं, इतना ही कर लेते हैं, बीच बीच में मन भटकता रहेगा। लेकिन आप कंप्लीट कब करेंगे? आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ही, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर आपके लक्ष्य के अलावा जिस पर भी आपका ध्यान जा रहा है वही आपका परम क्या है? शत्रु है, परम शत्रु है। यानी कि अगर आपका लक्ष्य है, हम साइकोलॉजी कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है, तो आपका जो ध्यान जिस वजह से भटक रहा है वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? शत्रु है, वो आपका क्या है? शत्रु है, ठीक है। तो हम हैबिट को चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। आप देखिए, आप भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना मस्त चैप्टर है। तो अब आदतें, आदत के अनुसार किसकी आदत कैसी होती है, अब आज सबको समझ में आ जाएगा। आपके अगल बगल पड़ोसी है ना, दोस्त यार कैसे हैं, उनकी आदत कैसी है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी आदत कैसी है आज हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, गैरिट एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, ये इन्होंने बोला कि जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए उससे व्यक्ति स्वचालित बन जाता है और यह प्रक्रिया आदत बन जाती है। यानी कि कोई भी व्यवहार है वो बार बार दोहराया जाता है, उससे व्यक्ति क्या होता है? वो स्वचालित बन जाती है, यह प्रक्रिया उसकी आदत बन जाती है। कोई भी चीज़ अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कर रहा है तो क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? हैबिट बन जाएगा, ठीक है। ये गैरिट बोल रहे हैं। अगला देखिए कथन, ये कथन पूछता है, ये ना सोचिए हर एक लाइन में क्वेश्चन है, बस आप पकड़ने का प्रयास करिए। रायबर्न के अनुसार क्या है कि आदत जो है किसी क्रिया को लगभग एक ही प्रकार से दोहराने की प्रवृत्ति है या व्यवहार क्रिया है, यानी एक ही प्रकार से दोहराने की प्रवृत्ति है, यह आदत है। अब आदत की विशेषताएं हम देखिए क्या होती है। देखिए, आदत की विशेषताएं के पहले हम दो चीज़ बताते हैं, एक होता है मूल प्रवृत्ति होता है, एक होता है आदत। तो अगर आप कहेंगे मूल प्रवृत्ति और आदत में अंतर क्या है, आप अब आज के बाद किसी दूसरे को भी बता सकते हैं कि आदत किसे कहते हैं और मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो जो मूल प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात होती है और जो आदत होती है अर्जित करनी पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पेपर में अगर पूछ ले तो फटाक से आप आंसर मारेंगे, आपका एक नंबर और लोगों से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सुपर टेट, DSSB, KVS वगैरह एग्जाम ये पूछा जाता है। TTET, सेट, CTET और टेट में नहीं पूछता है ना। CTET टेट में क्या आता है? नॉर्मली आता है।
तो आप डिटेल में पढ़िए, ताकि अब सीटेट और यूपीटेट से आपको जॉब तो मिलेगी नहीं, है ना, डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आदत की विशेषताएं क्या है। अब आगे देखिए, आदत की विशेषताएं क्या होती है कि आदत जो होती हैं ये अर्जित होती हैं। आदतें क्या होती हैं, अर्जित की जाती हैं, ठीक है। आदतों का विकास जो होता है यह वातावरण में होता है। आदतों का विकास कहाँ होता है, वातावरण में होता है। किसी कार्य को बार बार दोहराने पर वह क्या होता है, वह आदत बन जाता है। किसी कार्य को दोहराने पर बार बार वह आदत बन जाता है। आदत जो है कार्य सरलता सुगमता के साथ किए जाते हैं। आदत वाले जो कार्य होते हैं वह सरलता से, अगर भाई साहब आपका हैबिट है, कहते नहीं मेरा हैबिट है, मेरी आदत लग चुकी है, तो वह कार्य सरलता से सुगमता के साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। आदत वाले कार्यों में थकान का अनुभव भी नहीं होता है, यदि यानी वो आपका आदत बन गया है। जैसे हैबिट है ना, किसी लोगों का हैबिट है पढ़ाना, तो वो कितना भी पढ़ाए उसको थकान नहीं महसूस होगी। किसी को जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना हैबिट हो गया, तो आपको थकान पढ़ने में महसूस नहीं होगा। पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, भगवान जाने ठीक है। तो आगे देखिए, आदतों से सटीकता। आदतों से सटीकता क्या है कि आदतों से सटीकता और वास्तविक स्थिति का भी पता चलता है, ठीक है। आदतों से सटीकता और वास्तविक स्थिति का भी पता चलता है। आदतें उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार की भी हो सकती हैं। आदतें व्यक्तिगत व विशिष्ट भी हो सकती हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत और विशिष्ट में अंतर क्या है, थोड़ा सा सोचिए, ध्यान दीजिए कि व्यक्तिगत किसको बोलेंगे और विशिष्ट किसको बोलेंगे। ये भी दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। समझने का प्रयास करिए। आदतों का संबंध जो होता है केवल कार्यों से नहीं होता है, बल्कि विचारों के साथ सोच से भी होता है, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ है। तो ये आदत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, आदतों का जो संबंध होता है वह तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों से भी होता है। आदतों का जो संबंध होता है वह तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों के संबंध से भी होता है ना। कार्य व्यवहार के आधार पर जो है मस्तिष्क, विचारों और सोच के आधार पर भी आदत पर प्रभाव पड़ता है। आदत वाले कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई आदत जैसे माना आप जो है बाइक चलाना सीख लीजिए, है ना, तो जो गियर चेंज कर रहे हैं, ब्रेक कब दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, नहीं, वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। आगे देखिए, अब आदतों का निर्माण। अब आदत का निर्माण देखिए क्या होता है, आदतों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आदत क्यों, क्योंकि आदत तो अर्जित की जाती है ना, आदत तो अर्जित की जाती है। तो आदत का निर्माण कैसे होता है, जो मूल प्रवृत्ति है वो तो जन्मजात होती है। अब हम आदतों का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। आदतों का निर्माण क्या है इसको देखिए आदत जो होता है, एक चीज़ और समझिए, जो आत्म संप्रत्यय का निर्माण जो होता है वह कब हो जाता है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण जो होता है ये बाल्यावस्था में हो जाता है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण कब हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण कब हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। ये हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। आत्म संप्रत्यय का निर्माण कब हो जाता है, ये बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आदतों के निर्माण की। तो आदतों का निर्माण देखिए क्या है। आदतों के निर्माण में अगर हम बात करें तो शैशवावस्था में आदतों का विकास आरंभ करना चाहिए। शैशवावस्था में जो है आदतों का विकास आरंभ करना चाहिए। आदतों के निर्माण दृढ़ शक्ति एवं निश्चयता की भूमिका होती है। आदतों के निर्माण में जो होता है दृढ़ शक्ति निश्चयता की भूमिका होती है। आदत वाले कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। आदत वाले कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न अवसर मिलने पर आदत का निर्माण करना, अगर कोई विभिन्न अवसर मिल रहा है तो उसमें भी आदत का निर्माण करना चाहिए। ध्यानपूर्वक आदत का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़, अगर कोई बुरी आदत है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है। बुरी आदतों को छोड़ना है तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें देखिए आप अच्छी आदतों का निर्माण करिए, शिक्षा से आप उसको जोड़िए। अधिगम को सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक, तत्परतापूर्वक करवाना है तो अच्छी आदतों को विकसित करनी चाहिए, अगर बुरी आदत आपको छोड़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया रुचियाँ, इंटरेस्ट। अब आप समझेंगे इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, किस में कैसा इंटरेस्ट है, यानी रुचियाँ किस में है, आपकी रुचि कैसी है, दूसरे की रुचि कैसी है, आपके अगल बगल की रुचि कैसी है, ये आप समझिए। तो देखिए ये चैप्टर को पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब, रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है, इंपॉर्टेंट है, कैसी शक्ति है, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक किसको बोलेंगे बताइए। रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है। अभिप्रेरक अभिप्रेरणा शब्द से मिलकर बनी है, ठीक है। तो अभिप्रेरक एक प्रकार की, रुचि जो है एक प्रकार की अभिप्रेरक, रुचि मतलब इंटरेस्ट, है ना, जो किसी व्यक्ति को संज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक पहलुओं की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, प्रेरणा कार्य करती है, मोटिवेशन, समझ रहे हैं, वही चीज़ है। तो जो किसी व्यक्ति को संज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक पहलुओं की ओर से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यानी इंटरेस्ट जगाती है, कहने का मतलब है इंटरेस्ट जगाती है, तो आपका रुचियाँ हो जाएगा, ठीक है। रुचियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। देखिए
अगर आपको पूछें कि रुचियाँ किस में हैं, अब आप बताइए आपका रुचि किस किस चीज़ में है। किन्हीं 5 चीज़ों को मन में सोचिए कि आपका रुचि किन किन चीज़ों में है। 5 चीज़ों को सोचिए, पहला क्या आया? तो समझ लीजिएगा। तो रुचियाँ जो है वो जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं, दोनों प्रकार की रुचियाँ होती हैं ना। ठीक है, तो जो जन्मजात होती हैं वे मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती हैं। अर्जित जो होती हैं आप समझ सकते हैं, यानी कि जो समाज में, पर्यावरण में, वातावरण में अर्जित की जाती हैं। ठीक है, तो जन्मजात यानी मूल प्रवृत्ति होती है। ये मूल प्रवृत्ति तो जन्मजात होती है, निश्चित सी बात है। रुचियाँ अर्जित भी की जाती हैं। अब रुचि अर्जित कैसे की जाती है ये भी आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो रुचियों पर जो है दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किस किस का प्रभाव पड़ता है? तो रुचियों पर जो है आपका वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यानी दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रुचियों में परिवर्तनशीलता होती है, अर्थात यानी कि रुचियाँ जो होते हैं स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? रुचियाँ अस्थायी होती हैं। क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। ठीक है, तो रुचियाँ स्थायी नहीं होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, रुचियाँ व्यक्तिगत होती हैं, यानी कि आपका इंटरेस्ट अलग है, आपके पड़ोसी का इंटरेस्ट अलग है, उसके पड़ोसी का इंटरेस्ट अलग है, यानी यह पर्सनल मतलब व्यक्तिगत आती हैं। ठीक है, रुचियाँ स्थायी होती हैं, हम बता चुके हैं। रुचियाँ विशिष्ट होती हैं। ठीक है, विशिष्ट होती हैं। अब बात करेंगे रुचियों की प्रमुख विशेषताएं। तो रुचियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई साहब, समझिए। जन्मजात एवं बाहरी वातावरण संबंधी रुचियों को प्रभावित करते हैं। किसी भी कार्य को करने की एक क्या है, एक शक्ति है। इंटरेस्ट क्या है? एक शक्ति है। रुचि एक क्या है? शक्ति है। ठीक है, किसी कार्य को करने में के लिए जो है उत्साह, प्रसन्नता आदि का जो हम बात करते हैं तो उसमें जो है किसी भी कार्य करना है आपको उत्साह, प्रसन्नता अगर उस अनुभव होता है तो उसमें यानी उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, रुचियों का अधिगम से जो है घनिष्ठ संबंध होता है। रुचियों का जो है होता है वो अधिगम से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, देखिए रुचियाँ जो होती हैं वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस किस अनुसार के मतलब रुचियाँ उत्पन्न होती हैं? एक मूल प्रवृत्ति के द्वारा, संज्ञात्मक व्यवहार के द्वारा, वातावरण के द्वारा, आवश्यकता के द्वारा, लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, योग्यता, क्षमता आदि के अनुसार रुचियाँ क्या होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो रुचियाँ जो हैं यह मूल प्रवृत्तियाँ, संज्ञात्मक व्यवहार, वातावरण। आप कहेंगे यार ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब समझना तो पड़ेगा। यही सब चीज़ें आगे समझ में आएंगी, यार ये शब्द कैसे आ गया, ये यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, तो ये समझेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे के आधार पे हम आगे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि भाई साहब अब तो हमको तो सब पता है, आता है। अब बता दीजिए, बिना देखे सोच के बताइए कि रुचि और अभिरुचि, रुचि और अभिरुचि में अंतर क्या है? रुचि और अभिरुचि में अंतर क्या होता है? बताइए रुचि और अभिरुचि में अंतर क्या होता है? तो देखिए रुचि क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट। रुचि को बोलेंगे हम इंटरेस्ट, रुचि को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और अभिरुचि को क्या बोलेंगे? एटीट्यूड। अब एटीट्यूड बोलेंगे तो समझ में आ गया एटीट्यूड, ओह एटीट्यूड बहुत दिखाता है। ठीक है, तो रुचि को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। तो देखिए किसी भी कार्य को प्रसन्नता, उत्साह, जिज्ञासा एवं संतुष्टि के साथ करना वो रुचि कहलाता है। अभिरुचि यानी कि क्षमता और कौशलों को बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें क्षमता और कौशल की बात की जाती है, किसमें? एटीट्यूड में। ठीक है, यानी उसके अंदर। अब देखिए रुचि और अभिरुचि में अंतर समझ लीजिए क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए, इसमें लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, रुचि और अभिरुचि में कौन से पेपर में पूछेगा अब आपको पता चलेगा अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो। ठीक है, रुचियाँ जो होती हैं जन्मजात एवं अर्जित की जाती हैं, यानी कि वंशानुक्रम से और वातावरण। ठीक है, जो अभिरुचि हैं ये सिर्फ वातावरण से अर्जित। ठीक, रुचियाँ यानी कि ये जन्मजात भी होती हैं और अर्जित की जाती हैं, जबकि अभिरुचि जो ये सिर्फ अर्जित की जाती है। सिर्फ क्या की जाती है? सिर्फ अर्जित की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? सिर्फ अर्जित की जाती है। ठीक है, रुचियाँ अस्थायी होती हैं, जबकि अभिरुचि जो स्थायी होती है। रुचियाँ अस्थायी होती हैं, अभिरुचि स्थायी होती है। रुचियाँ सामूहिक होती हैं, अभिरुचि व्यक्तिगत होती है। रुचियाँ सामूहिक होती हैं, अभिरुचि व्यक्तिगत होती है। रुचियों में जो है अभिरुचि निहित होता है। क्या होता है? निहित होता है। अभिरुचि में रुचित निहित नहीं होती है। क्या होती है? अभिरुचियों में रुचि निहित नहीं होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बताइए याद रहेगा कि नहीं? क्योंकि जो रुचि है और जो अभिरुचि है, रुचि और अभिरुचि में अंतर समझ में आया कि रुचि और अभिरुचि किसको बोलेंगे? रुचि जो है और अभिरुचि। रुचियाँ जो होती हैं ये जन्मजात एवं अर्जित होती हैं, अभिरुचि सिर्फ अर्जित की जाती है। रुचियाँ जो है जन्मजात अर्जित यानी कि ये वंशानुक्रम और वातावरण पर भी डिपेंड होता है। अर्जित जो की जाती हैं अभिरुचियाँ ये सिर्फ वातावरण पर डिपेंड होता है। रुचि जो होती है वो अस्थायी होती हैं, अभिरुचि स्थायी होती हैं।
रुचि सामूहिक होती हैं, अभिरुचि व्यक्तिगत होती है। रुचि अभिरुचि इसमें निहित होता है रुचियों में, जबकि अभिरुचि में रुचि जो होता है वो निहित नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। रुचियों के प्रकार देखिए क्या है। इसमें जन्मजात रुचियाँ होती हैं, अर्जित रुचियाँ होती हैं, गुणात्मक रुचियाँ होती हैं। ठीक है, जन्मजात रुचि यानी कि जो जन्म से यानी कि वंशानुक्रम से, और मूल प्रवृत्ति यानी कि नींद भोजन। किसी को जो भाई साहब बहुत नींद आती है, अब कुछ भी बोलो नींद आ जाएगी, पढ़ने बैठो नींद आ जाएगी, काम करने बैठो नींद आ जाएगी, है ना। नींद भाई साहब तो ये जन्मजात रुचियाँ हैं, उनको कुछ कितना भी समझाओ समझ में नहीं आएगा। ठीक है भोजन, किसी को बहुत भूखी लगी रहती है, पता ही है। ठीक है, अर्जित रुचि यानी कि जो हम वातावरण से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से यानी शिक्षा से जो है अर्जित करते हैं, यानी जैसे अधिगम हो गया, खेल हो गया। ठीक है, ये अर्जित रुचियाँ हैं। गुणात्मक रुचियाँ क्या हो गया, गुणात्मक रुचि यानी कि गुण के द्वारा, यानी सामाजिकता से, नैतिकता से, संवेगात्मक रूप से। ठीक है, ये रुचियों के प्रकार हो गए, यानी जन्मजात रुचियाँ होंगे, अर्जित रुचियाँ होंगे और गुणात्मक रुचियाँ। ठीक है, उम्मीद है याद हो गया होगा। ठीक है, तो रुचियों के कितने प्रकार होते हैं, एक जन्मजात, दूसरा अर्जित, तीसरा गुणात्मक रुचि। जन्मजात यानी कि जो वंशानुक्रम और मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अर्जित रुचि यानी कि जो वातावरण से और प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा। गुणात्मक रुचि यानी कि जो गुणों के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब अब इसको हम क्या बोलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कहीं भी 100% आना तय है। एक क्वेश्चन का 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। आप ये बताइए, आप समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी शिक्षा को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। बोर्ड तो नहीं लग रहा है भाई साहब। क्या होता है ना कि जो हमें वास्तविक में करने की जो ज़रूरत पड़ती है ना, यानी कि जो हमको वास्तविक में करने की जो आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो ज़रूरत है, उसी से हम ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं। कहने कि यार बाद में करते हैं, चलिए बाद में, तो अब बाद में करेंगे, कल बाद में करेंगे, कब करेंगे, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ना। चलिए, तो समावेशी शिक्षा क्या है भाई साहब, देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खूब एकदम जोश में हो जाइए, समझते हैं। समावेशी यानी कि समावेश शब्द पर ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उस शब्द को समझिए कि वो शब्द क्या है। समावेश यानी कि सबको समावेश करना। कैसा समावेश का अर्थ क्या होता है, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि सामाजिक रूप से, बुद्धिमत्ता रूप से, भाषाई रूप से, लैंगिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, अन्य सभी बालक को एक साथ शिक्षा बिना भेदभाव के दें, तो यह शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक, यानी समावेश यानी कि सभी का समावेश कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समावेशी शब्द जो है ये आया कहाँ से। ठीक है, समावेशी शब्द जो है ये आया कहाँ से, आप ये बताइए। समावेशी आया कहाँ से, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो समावेशी जो है ये आया 1990 ईस्वी में थाईलैंड में जो है एक सम्मेलन हो रहा था। कौन सा, जोमेसियन विश्व सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, जोमेसियन विश्व सम्मेलन। आप पूछेंगे ये कौन सा सम्मेलन है, भाई साहब याद तो करिए, पेपर में आएगा। तो जोमेसियन विश्व सम्मेलन जो है ये थाईलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि बच्चा, प्रौढ़, वृद्धि जो है, वृद्ध लोग हैं ना, वृद्ध, सभी को जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या लिखा है, वृद्ध। ठीक है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसके बाद एक सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन कौन सा हुआ, जोमेसियन का सम्मेलन। कब हुआ, 1990 ईस्वी में थाईलैंड में। ठीक है, दूसरा सम्मेलन होता है, इंपॉर्टेंट सम्मेलन, ये पूछता है बार बार, 1994 में स्पेन में सलमान का विश्व सम्मेलन। ये कई आगे चल के कथन भी कुछ देते हैं, हम जिसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सलमान का विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ, स्पेन हुआ। इन्होंने क्या बोला कि ये जो है इनका विषय क्या था कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन। ठीक है, इनमें कितने देशों ने भाग लिया, 92 लगभग 92 देशों ने भाग लिया। ठीक है, इनका विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन किस पे आधारित था, ये आपका था सुलयता व समता पर। ठीक है, तो सलमान विश्व सम्मेलन में जो है आपके 92 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया, 92 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत भी सम्मिलित था। तो याद रखिएगा कि अगर पूछ ले कि क्या सलमान विश्व सम्मेलन कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। अगर पूछ लेगा दूसरा क्वेश्चन कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसमें भारत सम्मिलित था, बिल्कुल बताइएगा कि हाँ इसमें भारत
सम्मिलित था। इसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी भाग लिया था। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ना, या हुआ था। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सबसे प्रमुख सम्मेलन कौन सा हुआ था, तो सलमान विश्व सम्मेलन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, एनसीईआरटी तो नाम सुने होंगे। एनसीईआरटी फुल फॉर्म बताइए फटाक से। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, सोचिए, याद है? भाई साहब, सुपर टेट देना है, DTPLS देना है, KBS देना है, सुपर टेट देना है ना, तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी याद करिए, इंग्लिश तो याद ही होगा। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है समावेशी शिक्षा के बारे में। एनसीईआरटी कहती है कि शैक्षिक वातावरण यानी कि जो धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। शैक्षिक वातावरण यानी धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी बिना भेदभाव को सभी को एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज़ है कि ये एनसीईआरटी कहती है। अब हम बात करते हैं सलमान विश्व सम्मेलन की। तो सलमान विश्व सम्मेलन में जो है उन्होंने क्या बोला था, उनमें क्या बोला गया था, उनमें ये बोला गया था कि सामाजिक, मानसिक, बुद्धि, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक के बिना भेदभाव किए सभी को एक साथ शिक्षा दिया जाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। कुल मिला के समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक साथ शिक्षा देना बिना भेदभाव के। ठीक है, अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा में किन किन बालकों के लिए शिक्षा दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा में किन किन बालकों के लिए शिक्षा दी जाती है, इसको समझिए। देखिए, तो इसमें जो है हम सबसे पहले हम बात करेंगे किस किस को शिक्षा दी जाती है। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को दी जाएगी, है ना। मानसिक वृद्धि यानी कि मानसिक, शारीरिक, तंत्रिका तंत्र, विकासात्मक आदि की दृष्टि से अधिगम से वंचित बालकों को भी शिक्षा दी जाएगी। नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालकों को शिक्षा दी जाएगी। पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालकों को शिक्षा दी जाएगी। अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक को शिक्षा दी जाएगी। बौद्धिक विभिन्नता के कारण पिछड़े बालक को शिक्षा दी जाएगी। मनोसामाजिक के कारणों से पिछड़े बालक को भी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालकों को भी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, समावेशी शिक्षा। बात करेंगे समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बालक आते हैं। तो समावेशी शिक्षा में बालक कौन कौन से आएंगे बताइए भाई साहब। तो समावेशी शिक्षा में बालक आएंगे सामान्य बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, असमर्थ बालक, प्रतिभाशाली बालक को जो शिक्षा दी जाती है वे समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इतने सारे बालक आ देंगे। बात करेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, बताइए आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी सामान्य मानसिक विकास हेतु, सामाजिकरण एकीकरण हेतु, शैक्षिक एकीकरण हेतु, समान अनुपालना के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी। अब हम आगे बात करेंगे समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या है भाई साहब, इसको समझिए। तो जो सिद्धांत है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताइए। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक बालकों को समान अवसर, समान भागीदारी, समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक बालक को समान अवसर, समान भागीदारी तथा समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। उत्तरदायित्व में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को परिवार व समाज के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, समुदाय की भागीदारी का सहयोग भी करना चाहिए। समुदाय की भागीदारी का वह सहयोग करना चाहिए। दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अंतःक्रिया कर सके, इस कारण भी शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि शैक्षिक क्रिया, अशैक्षिक क्रिया, आंतरिक, बाह्य, सामूहिक, व्यक्तिगत, विभिन्न क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में दूसरे बालक भी अंतःक्रिया कर सके, इस कारण भी समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये समझिए। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि उद्देश्य इसमें क्या आएगा। इसमें उद्देश्य आएगा आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होना। ठीक है, सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, सभी वर्गों में जागरूकता की भावना को विकसित करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। तो याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि इसमें आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना और सभी वर्गों को जागरूक करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को फैली भ्रांतियों को क्या करना, दूर करना। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हो गए। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा फिर से हम आपको बताएं कई प्रकार के, जैसे यानी कि मंद स्कूल, सामान्य, प्रतिभाशाली, मुख्य स्कूल, कई प्रकार के जितने भी स्कूल हैं सबको एक साथ
शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा के संगठक कौन कौन से उसको देखिए। समावेशी शिक्षा के संगठक कौन कौन से हैं यानी उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं इसको समझिए। उपयुक्त सहायता व सेवा, सक्रिय भागीदारी, उद्देश्य समान, सहयोग, टीम भावना योजना है ना, टीम योजना। इन योजनाओं का निर्माण करके सभी को शिक्षा दी जा सकती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा से लाभ क्या होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा को लाभ यानी समावेशी शिक्षा का लाभ किसको किसको मिलता है। विशेष आवश्यकता वाले बालक को, सामान्य बालक को, अध्यापक को भी, माता पिता, है ना। तो ये नॉर्मल है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चिंतन, थिंकिंग। अब सोच को समझिए। सोच, आपकी सोच क्या है, आप किसके बारे में कैसा सोचते हैं स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थिंकिंग देखते हैं। देखिए, चिंतन का आरंभ जो है सदैव समस्या के साथ होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर चिंता, भाई साहब कह रहे हैं मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है भाई साहब? टेंशन इसलिए क्योंकि आपके पास एक समस्या है और उसी समस्या के कारण आपको टेंशन है, यानी कि थिंकिंग है। आप कह रहे हैं यार टेंशन और थिंकिंग में क्या अंतर है, बताइए। ये टेंशन आएगा तभी तो थिंकिंग आएगी। सोचेंगे आप यानी चिंतन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरली बात हो गई तो कि आप समझ पाइए। ठीक है, तो चिंतन का आरंभ जो है सदैव समस्या के साथ होता है तथा उसका समाधान निकालने पर चिंतन समाप्त हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार सोने के लिए विचारों का शून्य होना जरूरी है, यानी निद्रा ग्रहण करने के लिए विचारों का शून्य होना जरूरी है, उसी प्रकार अगर चिंतन का समाधान निकल आया ना तो चिंतन समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, हम आपको एक शब्द बोले कि निद्रा यानी सोने के लिए विचारों का शून्य होना जरूरी है। तो कुछ होते हैं भाई जिनको नींद ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका विचार ही शून्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, टेंशन है, टेंशन यानी कि थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चिंतन जो है ये थिंकिंग है ना। तो चिंतन का आरंभ जो है सदैव समस्या के साथ होता है तथा उसका समाधान निकालने पर चिंतन समाप्त हो जाता है। ठीक है, चिंतन के कई सारे पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक क्रियात्मक पक्ष हो गया, भावनात्मक पक्ष हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, चिंतन के कई सारे पक्ष हो गए, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, मानसिक क्रिया ये समस्या समाधान पे आधारित होती है ना, समस्या है तो उसका समाधान करेगा। ठीक है, चिंतन के कुछ ज्ञानात्मक पहलू हैं। कौन कौन से? एक विचार, संप्रत्यय, प्रतीक, बिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, ये चिंतन के 5 साधन हैं। क्या है? चिंतन के 5 साधन, यानी विचारों से, कॉन्सेप्ट एंड संप्रत्यय से, प्रतीक से, बिंब से, प्रतिमा से। ठीक है, तो ये चिंतन के पहलू हैं। ओके, ये भी कह सकते हैं। चिंतन देखिए क्या है। अब आप पूछेंगे कि चिंतन क्या है, बहुत सारा इधर उधर की बातें आपने बता दिया। चिंतन है क्या, बताइए। चिंतन किसे कहेंगे? तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, मानसिक क्रिया है। चिंतन विचार करने की एक मानसिक क्रिया है जिसका आरंभ समस्या के साथ होता है तथा समस्या के अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, बाद में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ज्ञान व संज्ञान में अंतर क्या है। आप कहेंगे ज्ञान और संज्ञान में अंतर क्या है? छोटा सा अंतर है लेकिन अंतर है। ज्ञान जो होता है यह प्रारंभिक अवस्था होती है, संज्ञान जो होता है अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, ये बताएगा नहीं कोई, नोट कर लीजिए। अब देखिए चिंतन की परिभाषा क्या है। चिंतन की परिभाषा प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिनको बोलते हैं रॉस। तो रॉस क्या बोलते हैं? इन्होंने बोला कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, अर्थात मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। मन यानी कि मस्तिष्क कि मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। क्या इन्होंने बताया? चिंतन को बताया रॉस ने कि चिंतन एक मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, अर्थात मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम चिंतन के प्रकार की। चिंतन के प्रकार कितने होते हैं? टोटल 4 प्रकार के चिंतन होते हैं। कौन कौन से चिंतन होते हैं समझिए। देखिए, अब आपका चिंतन कैसा है, आप किस प्रकार के चिंतन करते हैं, कब करते हैं। देखिए, आप भी तो चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो जिस टाइप जो चिंतन कर रहे हैं उसको समझिए और खुद थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए और सोचिए कि हाँ यार, अब हम मूर्त चिंतन कर रहे हैं, अब हम अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, अब हम विचारात्मक चिंतन कर रहे हैं, यानी कि तार्किक चिंतन कर रहे हैं, अब हम सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, तो चिंतन के प्रकार हैं, इसको देखिए। ठीक है,
तो चिंतन के प्रकार हो गया, पहला हो गया आपका मूर्त चिंतन, दूसरा हो गया आपका अमूर्त चिंतन, तीसरा हो गया विचारात्मक तार्किक चिंतन या फिर इसको कल्पनात्मक चिंतन भी बोल दीजिए, चौथा हो गया आपका सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन बस आगे समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। मूर्त चिंतन यानी कि जो कुछ हमको दिखाई दे, यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी कि जो हमको दिखाई न दे, यानी कि प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक और प्रत्यक्षात्मक में अंतर है, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में अंतर है, अंतर बताइए, ठीक है। विचारात्मक चिंतन कहिए या फिर तार्किक चिंतन कहिए या फिर कल्पनात्मक चिंतन कहिए। इस चिंतन को जॉन डुवी ने इसी चिंतन को विचारात्मक क्या बोला, चिंतन बोला। तार्किक चिंतन को ही जॉन डुवी ने विचारात्मक चिंतन बोला। तार्किक चिंतन यानी कि समझिए रीजनिंग थिंकिंग, ठीक है। जॉन डुवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बताइए। तो इसको जो है रूसी वैज्ञानिक ने विचारात्मक चिंतन बोला, किसको, तार्किक चिंतन को, ठीक है। और जो सृजनात्मक चिंतन है इसको जेपी गिलफोर्ड ने इसी चिंतन को अपसारी चिंतन बोला, सृजनात्मक चिंतन को। ये तो आपके पेपर में आया हुआ है भाई साहब, सीटेट में। अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक चिंतन, अगर आप एक दो बार दिए होंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये तो आया था, ठीक है। तो चिंतन के प्रकार हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक होता है आपका मूर्त चिंतन। अभी हम आपको बताएं मूर्त चिंतन यानी कि जो भी चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं, यानी उद्दीपक उसमें कार्य करता है। उद्दीपक कौन हो गया, पांचों ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसे देख पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मूर्त चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन क्या हो गया, अमूर्त चिंतन यानी कि उसमें हम कॉन्सेप्ट को पढ़े, यानी कि संप्रत्यय, प्रत्ययात्मक चिंतन यानी कि कॉन्सेप्ट थिंकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में, जैसे कोई भी चीज़ की मस्तिष्क में यानी ब्रेन में आपके प्रत्यय बने, कॉन्सेप्ट बने, यानी कि प्रतिमा बने, बिंब बने, प्रतीक बने, ठीक है। वो सामने है नहीं लेकिन वो बन रहा है। जैसे हम आपको बोल दिए कि चाइना की दीवार, तो मस्तिष्क में क्या बना, बहुत बड़ी दीवार होगी, ठीक है, बहुत लंबाई चौड़ाई होगी। जैसे हम आपको बोल दिए कि ताजमहल, राम मंदिर, तो क्या है, दोनों में डिफरेंस आया ना कि उसका बिंब ऐसा होगा, उसका प्रतिबिंब ऐसा होगा, है ना। तो ये चीज़ आपके अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब आपका एक चिंतन हो गया कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन किसे बोलेंगे आप ये बताइए। तो कल्पनात्मक चिंतन में जो है, कल्पनात्मक चिंतन यानी कि कल्पना करना, किसी भी समस्या समाधान निकालने के लिए जो हम चिंतन करते हैं, यानी कि जो समस्या के प्रति जो कल्पना की जाए उसको बोलेंगे कल्पनात्मक चिंतन, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन, इसको जॉन डुवी ने क्या कहा बताइए, अभी हम आपको ऊपर बताएं। तो सृजनात्मक जो चिंतन होता है, यह चिंतन सबसे अलग हटकर एक नवीन, अनोखा, यूनिक चिंतन होता है। कौन सा, सृजनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिंतन की प्रकृति, ठीक है। एक चीज़ हमको क्वेश्चन बताइए, चिंतन एक चीज़ होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम सोचते हैं, यानी कि जैसे हम किसी भी चीज़ को हम सोच रहे हैं ना, तो हम चिंतन कर रहे हैं। एक चीज़ प्रश्न आता है शब्द मन में, मनन करना। भाई साहब कह रहे हैं हम मनन कर रहे हैं, है ना, हम चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोग बोले हम चिंतन कर रहे हैं, कुछ लोग बोले हम मनन कर रहे हैं। तो ये चिंतन और मनन में अंतर क्या है ये बताइए, सोचने वाली चीज़ है। चिंतन और मनन में अंतर क्या है बताइए, अभी हम आपको आगे बताएंगे, सोचते रहिए तब तक, ठीक है। तो देखिए, चिंतन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। चिंतन की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो चिंतन की प्रकृति क्या है, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन क्या होता है, एक चिंतन अदृश्य होता है। चिंतन क्या है, अदृश्य है, निश्चित सी बात है, ये अदृश्य दिखता कहाँ है, अदृश्य होता है ना। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, आंतरिक मानसिक है। चिंतन के दौरान बाह्य क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं लगभग बंद हो जाती हैं, यानी कि वही तो है, सही बात है। अगर हम चिंता करने लगते हैं तो बाह्य क्रियाएं भी बंद हो जाएंगी, शारीरिक क्रियाएं भी बंद, मतलब खड़े होकर कोई सोच ही रहा है, भैया कहाँ है, वो सोच रहा है, अलग दुनिया में खोया है ना, तो ये चिंतन कर रहा है। चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है, समस्या समाधान की भी प्रक्रिया है। जैसे कोई हम क्लास में किसी बच्चे के खड़े होकर पूछ ले, भाई बताओ कि वास्को डी गामा जो था वो समुद्री मार्ग की खोज किया था
उसके पहले किसकी खोज किया था बताइए। तो सोच रहा है भाई साहब, पता नहीं क्या सोच रहा है, आप बताइए किसकी खोज किया था। ठीक है, तो चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है। वो सोच रहा है एकदम भाई साहब कौन क्या क्या खोज किया था। ठीक है, तो चिंतन क्या है, एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। जब खोज लेगा बता देगा तो समस्या समाधान हो जाएगा। चिंतन में अनेक विकल्प भी होते हैं। चिंतन की प्रवृत्ति जो होती है वो खोजपूर्ण होती है। अभी हम एक प्रश्न आपसे पूछे उसी से रिलेटेड है। चिंतन जो होता है वह तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण, लक्ष्य केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण होता है। चिंतन क्या होता है, तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण, लक्ष्य केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे चिंतन और मनन में अंतर। अभी हम आपसे पूछे कि चिंतन और मनन में अंतर क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो चिंतन और मनन में क्या अंतर होता है, देखिए चित्त से चिंतन होता है और चिंतन से मनन होता है। मनन से सोच उत्पन्न होती है और सोच से विचारधारा बनती है। आई बात समझ में, कुछ नहीं आई? फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जीवन में तो आपको काम ही आएगा, पता नहीं एग्जाम में आए कि ना आए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जीवन में काम आपका आएगा कि चित्त से चिंतन होता है। चित्त, आप चित्त शब्द को पकड़िए, चित्त से चिंतन आया, फिर चिंतन से मनन, फिर मनन से सोच उत्पन्न हुई, फिर सोच से एक विचारधारा बन गई और वही विचारधारा आपके जनमानस में उतरती है। ठीक है, तो इसका एक निश्चित क्रम है। क्या है, एक निश्चित क्रम है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, चित्त आएगा, चित्त से फिर चिंतन, चिंतन से फिर मनन, मनन से फिर सोच के बाद क्या आ जाएगी, विचारधारा। तो इसका एक निश्चित वाई क्या है, एक क्रम है। क्या है, एक क्रम है। ठीक है, यानी कि कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में अगर बनता है तो वह किससे आता है, चित्त से आता है। ठीक है, आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि इसका एक क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। यानी कि पहले चित्त आएगा, चित्त से चिंतन, चिंतन से मनन, मनन से सोच, सोच से विचारधारा उत्पन्न होगी। ठीक है, और कोई भी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में अगर बनती है तो वह चित्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, अपसारी चिंतन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपसारी चिंतन, फिर इसके बाद अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में अंतर क्या होता है, नाम से समझिए। अपसारी चिंतन किसको बोलेंगे, अभिसारी चिंतन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में अंतर क्या है, इसको देखिए। ठीक है, चलिए। अपसारी चिंतन यानी कि प्रसार होना, किसी भी चीज़ को फैल जाना। जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लेंस हो गया आपका। ठीक है, ये लेंस हो गया, तो कोई भी किरण आई, ठीक है, ये कौन सा लेंस है बताइए, उत्तल लेंस है क्या अवतल, उत्तल है ना। तो इसमें क्या होगा, किरण फैल गई, तो यानी कि किसी भी चीज़ का क्या हो गया, प्रसार हो गया। अभिसारी में क्या होगा, आप बताइए, अभिसारी में क्या होगा। तो अभिसारी में क्या होगा, अभिसारी में ये होगा कि अभिसारी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अवतल लेंस है, ठीक है, इसमें कोई भी किरण आई, रे आई, तो ये सब एक जाकर एक जगह मिल जाती हैं। इसमें क्या होती है, फैल जा रही हैं, और इसमें क्या हुई, एक जगह मिल जा रही है। तो अपसारी मतलब अपसार होना, मतलब प्रसार होना, प्रसार हो जा रही है। ठीक है, अभिसारी यानी कि, अभिसारी यानी कि सेंट्रल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, आप साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, केंद्रित होना एक जगह। तो वे जो अभिसारी है ये जो है ये केंद्रित होती है, और अपसारी जो होता है ये चिंतन फैला होता है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है कि अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपसारी चिंतन क्या होता है, ये फैला होता है, इसी को हम बोलेंगे सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, अगर आपसे हम पूछ ले क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप अलग अलग चीज़ें बताएंगे। भाई साहब हमको उत्तर प्रदेश के बारे में, ये इसकी राजधानी ये है, इसका हाई कोर्ट वहाँ है, संगम नगरी वहाँ पड़ती है, अयोध्या वहाँ होता है, मतलब कई सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले, आपसे अगर हम पूछ ले कि अभिसारी चिंतन के अंदर कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो एक ही चीज़ बताएंगे ना कि लखनऊ है, कि चारों बता देंगे, नहीं बताएंगे ना। तो यही है, अपसारी और अभिसारी चिंतन में अंतर यही है। आगे देखिए, चिंतन के सोपान। भाई साहब चिंतन के सोपान क्या है, मनोवैज्ञानिक ह्यूजोज ने 4 सोपान बताए, 4 पद सोपान बताए। एक समस्या का आकलन, पहला है समस्या का आकलन, दूसरा है संबंधित तथ्यों का संकलन, तीसरा है आपका निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, तीसरा क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचना, और चौथा है परिणाम का निष्कर्ष। ठीक है, तो चिंतन के 4 सोपान बताए। कौन कौन से सोपान बताए, किन्होंने बताया, ह्यूजोज ने बताया। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला है चिंतन, यानी कि किसी भी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं तो उसके सोपान समझिए। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं, है ना।
क्योंकि ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समस्या का इम्पोर्टेंट तो है भाई साहब, ये ना कहीं से इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में आने की संभावना इससे कम रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा। ठीक है, चिंतन के सोपान देखिए। चिंतन के सोपान क्या है कि समस्या का आकलन की चिंतन किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर प्रारंभ होता है, यानी संपन्न होता है। समस्या मतलब मूर्त से हो तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो समाधान निकालने के लिए होती है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है आपका संबंधित तथ्यों का आकलन। तो संबंधित तथ्यों का आकलन क्या होता है कि चिंतन करने के लिए समस्या से संबंधित तथ्यों के बारे में जानना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक तथ्यों की खोज की जाती है समस्या समाधान करने के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका निष्कर्ष पर पहुंचना। निष्कर्ष पर पहुंचना का मतलब क्या हो गया कि किसी भी तथ्यों को एकत्रित करके एक निष्कर्ष निकालना होता है। परिणाम का निष्कर्ष क्या होता है कि निष्कर्ष निकालने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसका पुनः जांच करना होता है, यानी कि वैधता और विश्वसनीयता की बात की जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि चिंतन के किस सोपान के अंतर्गत वैधता और विश्वसनीयता, भाई साहब पेपर में आया है प्रश्न, बताइए। कह रहे हैं कि हल्का है, हम हल्का कह दिए तो आप भी हल्का समझ लिए। ना 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 ना, इसमें जो जो भी कंटेंट है सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम लिखते नहीं। समझ लीजिए। तो चिंतन के किस सोपान में वैधता और विश्वसनीयता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चिंतन के चौथे सोपान में। ठीक है, परिणाम का निष्कर्ष निकालना कहते हैं। ओके, चलिए बात हम करते हैं अब चिंतन और अधिगम। चिंतन और अधिगम में अंतर। चिंतन और अधिगम में अंतर। ठीक है, इसको बताइए क्या है। तो चिंतन और अधिगम में अंतर क्या है कि पहला हम बात करेंगे भाषा। ठीक है, यानी चिंतन की अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है भाषा, अतः भाषा का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है प्रभावित करती है मूल प्रवृत्तियां और रुचियां। चिंतन और अधिगम को ये दो चीज़ें प्रभावित करती है, यानी कि रुचियों को इसमें क्या करना चाहिए, जागृत करना चाहिए। ठीक है, तीसरा हो गया आपका ज्ञान, यानी कि यह चिंतन का प्रमुख स्तंभ होता है ज्ञान। ठीक है, चिंतन का प्रमुख स्तंभ होता है। ज्ञान नहीं होगा तो चिंतन कैसे करेंगे। चिंतन तो कर सकते हैं लेकिन किस तरीके से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्ञान होना जरूरी है। चिंतन विकसित होगा जब छात्र क्या करेगा, वाद विवाद, तर्क, आलोचनात्मक दृष्टिकोण करेगा। तो इसमें क्या होता है, इस मानसिक क्रिया कार्य करेगी, तो इससे क्या होता है कि चिंतन विकसित होता है। ठीक है, चिंतन क्या होता है, विकसित होता है जब छात्र वाद विवाद करेगा, तर्क करेगा, आलोचनात्मक करेगा। देखिए आलोचना करना गलत नहीं है, किसी भी चीज़ की आलोचना करना गलत नहीं है ना। हर एक चीज़ की आलोचना करनी चाहिए, यानी कि उस पर पक्ष विपक्ष दोनों का ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व क्या है कि इसमें उत्तरदायित्व भी चिंतन में विकसित होता है। ठीक है, प्रश्न पूछने पर भी इसमें स्वतंत्र मुक्त चिंतन आता है, वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब कुछ हम प्रश्न पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए, हालांकि हम डेट नहीं लिखेंगे किस एग्जाम में आया है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। चलिए आप बताइए, आप पढ़े हैं थोड़ा सा समझिए। अच्छा, कुछ हम प्रश्नों को मान लीजिए कॉन्सेप्ट में नहीं है तो उसको हम प्रश्न से पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य और उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। इसकी उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो ये वेलेंटाइन की है। किसकी है, वेलेंटाइन। देखिए ये जो है परिभाषा नहीं दिए थे तो इसको हम प्रश्न से क्लियर कर लिए। ठीक है, समझिए एक बार फिर समझिए कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य और उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है ना। उसको ये उपयुक्त परिभाषा है वेलेंटाइन के। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, क्रियात्मक भावनात्मक। तो चिंतन क्या है, एक मानसिक क्रिया है, क्रियात्मक भावनात्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, मानसिक क्रिया में आपका संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, चिंतन की जो अभिव्यक्ति होती है इसके माध्यम से आधारशिला किसको माना जाता है, तो भाषा को भी हम पढ़े। ठीक है, आगे देखिए, जॉन डेवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा, तो तार्किक चिंतन। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आ रहा है ना याद। ओके भाई साहब, याद तो आएगा ही, अब पढ़े लिए है ना। अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ना, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन किस तरीके से होता है, मूल्यांकन दो तरीके से होता है, एक होता है सतत, एक होता है व्यापक। सतत मतलब क्या होता है कि प्रथम दिन से अंतिम दिन तक मूल्यांकन होता है। व्यापक यानी कि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे होता ना कि पाठ्यक्रम बड़ा है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम बड़ा है कि पाठ्यचर्या, बताइए आप, आपके सीटेट में पूछा जाता है पाठ्यक्रम बड़ा है कि पाठ्यचर्या।
तो विद्यार्थी अगर प्रथम दिन से अंतिम दिन तक अध्ययन कर रहा है यानी निरंतर रूप से कर रहा है तो वो सतत मूल्यांकन के अंदर आएगा। सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहा है तो व्यापक मूल्यांकन में आएगा। तो यही समझ लीजिए कि जो एक लिमिटेड वे है वो पाठ्यक्रम में आएगा, जो व्यापक रूप है वो पाठ्यचर्या होगा। ठीक है, अभी हम आपको बता दिए। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या है और एग्जाम की दृष्टि से काहे इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम आप इसमें समझ लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं भाई साहब, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख के लीजिए। चलिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है कि यह सीसी एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना या मूल्यांकन करना कहलाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसमें सतत और व्यापक रूप से होती है। CCE, ये CC जो है ये 2010 में लागू हुआ, 7 स्कूलों में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसमें क्या बात करेंगे, इसमें सतत और व्यापकता में अंतर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। सतत और व्यापकता में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए 1 मिनट में। सतत यानी कि निरंतर, यानी आवर्तन आएगा, किसी एक आवर्तन यानी कि फर्स्ट से लास्ट तक का मूल्यांकन। व्यापक यानी कि सभी पहलुओं का अध्ययन, यानी कि इसमें शैक्षिक गतिविधियाँ, सहशैक्षिक गतिविधियाँ का मूल्यांकन। सतत में आएगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यानी इसमें संरचनात्मक मूल्यांकन का 40%, जबकि जो व्यापकता में आएगा इसमें योगात्मक मूल्यांकन आएगा। इसमें समेसिव जो है समेसिव एसिमुलेशन होगा, यानी कि एवोल्यूशन होगा, इसमें 60% आएगा। ओके, तो सतत में और व्यापकता में अंतर क्या है, सतत में पहले से अंतिम तक एक निश्चित आवर्तन रूप में, और व्यापक में क्या हो जाएगा, एक मतलब इसमें सभी पहलुओं का मूल्यांकन होगा। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं ये समझिए। मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं ये समझिए। ठीक है, तो ये जो CCE है, अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन, थोड़ा पीछे भूल गए कि CCE जो है यह 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन 1 अप्रैल 2010 से 7 स्कूलों में लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, CC यानी कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है यह पाठ्यक्रम के विषयों का मूल्यांकन, यानी कि हिंदी गणित अंग्रेजी, हिंदी गणित विज्ञान में आएगा। ठीक है, इसमें संगीत कला का मूल्यांकन भी होगा, खेल कूद की गतिविधियाँ होंगी, चित्रकला का मूल्यांकन होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन होगा। ओके, CCE यानी कि यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगर बात करते हैं CCE की, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ CBSE स्कूलों में। ठीक है, तो इसमें कई सारे फैक्ट हैं, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा इसको समझिए, तो इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए, जो CCE है यानी कि सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 से कब से लागू हुआ था। प्रश्न अगर पूछे कि कब से लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से कब से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। किस स्कूलों में, CBSE स्कूलों में। किस में लागू हुआ था, CBSE स्कूलों में। ठीक है, तो देखिए, किसी एक वर्ष का पाठ्यक्रम कैसा होता है आप समझिएगा। तो जो किसी एक वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है ना, वो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, यानी कि उसकी 2 अवधि मान लीजिए, 2 अवधि में होता है। इसको आप समझिएगा कि किसी एक वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है वो 2 अवधि में होगा। एक होगा आपका प्रथम अवधि, दूसरा होगा आपका द्वितीय अवधि। प्रथम अवधि में आपका 50% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो दूसरी अवधि होती है उसमें भी 50% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। प्रथम अवधि भी 5 माह की होगी, द्वितीय अवधि भी 5 माह की होगी। ठीक है, प्रथम में रचनात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे FA1, रचनात्मक मूल्यांकन 1। दूसरे में फिर इसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन 2 होगा, उसको FA2 बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ऐड करके, मतलब या ऐसा समझिए कि इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो 10% रचनात्मक मूल्यांकन 10% होगा। पहला वाला रचनात्मक मूल्यांकन जो दूसरा होगा वो भी 10% होगा, और जो योगात्मक मूल्यांकन होगा वो 30% होगा। ठीक है, उसको SA बोलेंगे, है ना, SA1 बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरी अवधि में भी रचनात्मक मूल्यांकन होगा 3 नंबर का, फिर रचनात्मक मूल्यांकन होगा 4 नंबर का, और फिर योगात्मक मूल्यांकन होगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि 2 योगात्मक मूल्यांकन और 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। ठीक है, टोटल 100% की मतलब पाठ्यक्रम होती है। ओके, तो मूल्यांकन भी इसमें जो है 3 चरणों में होता है। इसके बाद देखिए, भारत में जो है, अगर आपसे पूछ ले कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, भारत का CCE प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो भारत का CCE प्रशिक्षण केंद्र है आपका पंचकुला गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, पंचकुला गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो CCE में जो है 1 वर्ष पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है,
तो एक वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके रचनात्मक मूल्यांकन 4 होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन 2 होते हैं। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन में वही पहला दूसरा तीसरा चौथा होता है, और योगात्मक मूल्यांकन में आपका 2 होता है। टोटल 6 टाइप के मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है वही आपका प्रथम दूसरा चरण ऐसा होता है, लेकिन अब ये पहला होता था, अब ये जो है पहले तरीके से होता है। ठीक है, जो मतलब कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, अर्धवार्षिक चरण, वार्षिक चरण, ये पहले होता था। अब ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं होता है। अब मूल्यांकन के प्रमुख तत्व क्या क्या हो गए वो उसको देखिए। मूल्यांकन, अगर अब फ्यूचर में टीचर बनेंगे, है ना, तो छात्र के मूल्यांकन के प्रमुख तत्व क्या होंगे। अब भाई टीचर बनेंगे तो ये सब चीज़ तो जानना जरूरी होता है। लगेगा यार ये सब क्या इम्पोर्टेंट है, भाई इम्पोर्टेंट है ना। आपको ज्ञात होना चाहिए कि छात्र के मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख तत्व क्या है ना। इसी सब चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब आप ट्रेनिंग किए हैं, वही है कि ट्रेनिंग क्या की है, समझ लीजिए क्या ट्रेनिंग किए हैं। ठीक है, तो छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं ये समझिए। आधार रेखा का मूल्यांकन, आरंभिक योजना बनाना, अब तो समझ में आ रहा है। समूह शिक्षण, कक्ष शिक्षण, आजकल जो है सर्वाधिक इसी पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, समूह शिक्षण और कक्ष शिक्षण पे। इसके बाद आपका हो गया शिक्षण के दौरान जो है अवलोकन, इसके बाद मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग, फिर शिक्षा योजना में बदलाव, 4 रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख तत्व होती हैं। और 2 योगात्मक मूल्यांकन भी, है ना, 4 रचनात्मक 2 योगात्मक मूल्यांकन। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण कौन कौन से होंगे इसको समझिए। तो प्रमुख उपकरण कौन कौन से होते हैं इसको देखिए। एक हो गया आपका शिक्षण के दौरान अवलोकन, दूसरा शिक्षा योजना डायरी यानी बुक बोल लीजिए इसको, बच्चों की दैनिक डायरी, चेक शीट, वर्कशीट, समूह कार्य, पेपर पेंसिल कार्य, प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, ये सब मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण होंगे। आगे भी कुछ हैं 1-2। पीयर मूल्यांकन किसको बोलेंगे। पीयर मूल्यांकन बोलेंगे जब एक बच्चा दूसरे का मूल्यांकन, पीयर टू पीयर, है ना, पीयर टू पीयर, जब यानी कि एक बच्चा जो दूसरे बच्चे का मूल्यांकन करे उसको पीयर मूल्यांकन बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पीयर मूल्यांकन किसको बोलेंगे, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का मूल्यांकन करे। ओके, इसके बाद आपका हो गया अभिभावकों के संवाद और साथी शिक्षकों से संवाद, ये भी आपका मूल्यांकन के उपकरण प्रमुख हो गए, है ना। आगे देखिए CCE के अंतर्गत दिए जाने वाले ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग पता, जैसे आप तो परसेंटेज वाला मामला होता है कि 90%, 95%, 60% ऐसा देते हैं ना। पहले ग्रेडिंग पॉइंट, तो ग्रेडिंग पॉइंट इसमें देखिए कैसा ग्रेडिंग दिया जाता है। CCE के अंतर्गत ग्रेडिंग कैसे दिया जाता है, ठीक है, इसको समझिए। ओके, तो CCE के अंतर्गत ग्रेडिंग कैसे दिया जाता है इसको देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको 91 से 100% के बीच में देना है तो उसको आप A1 कह दीजिए। ठीक है, उसको A1 में ला दीजिए। ओके, या फिर डबल स्टार दे दीजिए, या फिर A डबल स्टार दीजिए, या फिर A1 दे दीजिए। ऐसा कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। 81 से 80 के बीच में अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा 81 से 80 के बीच में है तो आप उसको जो है A2 दे सकते हैं, या सिंगल स्टार दे सकते हैं, A और 1 स्टार दे सकते हैं, या फिर A2 दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा 71 से और 80 के बीच में है तो आप उसको जो है B1 दे सकते हैं, है ना। उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है B1 दे सकते हैं, डबल स्टार भी दे सकते हैं, और B डबल स्टार दे सकते हैं, ऐसा B करके। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्टार यहाँ पर मान लीजिए ऐसा करके, ट्रिपल स्टार क्या, यहाँ पे ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। मतलब ऐसा करके लगे कि हाँ ये क्रम वाइज ऊपर है नीचे है, ऐसा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेडिंग हो गया। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन से ग्रेडिंग दे सकते हैं। आगे चलते हैं। CCE के अंतर्गत मूल्यांकन कैसी होती हैं। तो CCE के अंतर्गत अगर हम मूल्यांकन की हम बात करें तो कई टाइप के मूल्यांकन हो जाएंगे। आपका सबसे पहला हो जाएगा सहशैक्षिक मूल्यांकन। सहशैक्षिक मूल्यांकन के अंदर कैसे बात करेंगे, इसमें जीवन कौशल की बात करेंगे, यानी खेल गतिविधियों से संबंधित बात करेंगे, है ना। तर्क चिंतन कौशल की बात करेंगे, मानसिक स्थिति संबंधित है। सामाजिक कौशल या दया करुणा प्रेम से संबंधित है। संवेगात्मक कौशल ये क्रोध से संबंधित है। ओके, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करेंगे CCE यानी कि कई प्रकार के आकलन होते हैं। देखिए, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन, दूसरा हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, तीसरा हो गया सीखने का स्वयं आकलन। ठीक है, और सीखने के सहपाठी के साथ आकलन। तो ये कई सारे आकलन हो गए। ओके, तो ये CCE के अंतर्गत आते हैं।
इस प्रकार की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना है और यही सब चीज़ आता है, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, विदाउट पढ़े तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, है ना। तो आराम से बैठिए और पढ़िए। जब हम चल रहे हैं कंटिन्यूअस, तो आप भी चलिए, क्या दिक्कत है ना। कंप्लीट करिए सिलेबस एक बार। अगर कंप्लीट, बस जैसे कंप्लीट करिए, जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया, जो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आप खुद समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। क्योंकि देखिए, पढ़ाई जो होती है कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बस इसको 2 से 3 बार रिवीजन बस कर डालिएगा, ठीक है, हमारी बात पे। फिर पेपर में देखिएगा और बच्चों से आप आगे ही रहेंगे, है ना। तो चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि अब हम आपको पहले बोले, पहले शब्दों पर जाइए। शब्द क्या कह रहा है? व्यक्तिगत यानी कोई भी व्यक्ति है, विभिन्नता यानी कि भिन्नता यानी अलग अलग। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी व्यक्ति सबका अपना अलग अलग जो है व्यक्तित्व होता है ना। तो दुनिया जानते हैं, भारत सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है। भारत भी विभिन्न जो है धर्मों का देश है ना। विभिन्न लोग यहाँ पे, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, भाषाएं, कई सारी चीज़ें हैं बोली जाती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात, फिर भी एक कंसाइज वाले एक सामूहिक रूप से लोग रहते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अगर संप्रत्यय की हम बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया था, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संप्रत्यय है ये आपका दिया था किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय किसने दिया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया, ठीक है। इनकी पुस्तक है हेरिडेटी जेनिस, है ना। ये पुस्तक है 1869 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। और व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है ये मात्रात्मक संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत जो विभिन्नता है ये आपका संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है, लेकिन जो गुणात्मक है, ये गुणात्मक जो है ये नहीं होती है, गुणात्मक नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने ही सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा देखिए क्या है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक संख्यात्मक विभेद करने की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक संख्यात्मक विभेद करने की विभिन्नता को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है। ये किसने कहा? ये परिभाषा एक हो गया नॉर्मल। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं कि बीएफ स्किनर बोलते हैं कि मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू या फिर पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या है? अंश है ना। टायलर क्या बोलते हैं? टायलर बोलते हैं शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की विभिन्नता भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का वक्र कैसे होता है ये समझिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का वक्र कैसा होता है? अभी हम आपको कुछ समय पहले एक चीज़ बताए थे आईक्यू को लेकर, यानी कि बुद्धि लब्धि को लेकर बताए थे कि जनरली 100% में 50% लोग जो होते हैं सामान्य लेवल के होते हैं, ठीक है, आपको बोले थे। तो उसी से रिलेट करके इसको आप समझ लीजिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें देखिए वही चीज़ है कि मतलब कि एक इम्पोर्टेंट है सामान्य पर जो है यह, इसमें जो है 50% लोग होते हैं। सामान्य जो है 50% लोग होते हैं। सामान्य से अगर हम निम्न की बात करें तो इसमें 16% होंगे, और सामान्य से उच्च की बात करें तो इसमें भी 16% होंगे। सामान्य से निम्न 16%, सामान्य से उच्च 16%। फिर इधर साइड आइए लेफ्ट साइड, तो इधर साइड मंद आ जाएंगे 7%। तो इधर राइट साइड आइए तो इसमें प्रखर वाले आ जाएंगे 7%। फिर लेफ्ट में आइए जड़ वाले, ये 2% आ जाएंगे। फिर इधर साइड आइए प्रतिभाशाली वाले, ये भी आपके 2% आ जाएंगे। तो आप इससे क्या समझे ये बताइए, इससे आप क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जो आपका एक व्यक्तिगत विभिन्नता का जो वक्र है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो वक्र है ना, ये आपका मतलब कि 50% इसमें सामान्य पाएंगे, 50% सामान्य, है ना।
16% सामान्य से उच्च तो 16% सामान्य से निम्न, 7% प्रखर पाए जाएंगे तो 7% मंद वाले पाए जाएंगे, 2% प्रतिभाशाली पाए जाएंगे तो 2% जड़ वाले पाए जाएंगे। यही वक्र है, यही क्या है, यही वक्र है ना। तो इतने परसेंट एक समाज के पृष्ठभूमि पे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। यही व्यक्तिगत विभिन्नता का वक्र है। आगे चलिए देखते हैं। ये संभावित वक्र है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम एकदम इजेक्टिव नाप के रखें, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप देखते हैं। तो एक होता है अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता, दूसरा है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतः और अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप की हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में अंतः और अंतर, इनमें हम समझिए। आगे देखिए क्या है कि देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक। आप सबसे पहले ये बताइए कि अंतः और अंतर में क्या अंतर है होता है, मतलब अंतः किसे बोलेंगे और अंतः किसे बोलेंगे, आप ये बताइए थोड़ा। तो अंतः और अंतर में क्या अंतर हो गया बताइए। अंतः मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ही कई सारी विभिन्नता, और अंतर मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच में विभिन्नता, ठीक है। अंतः यानी कि सेल्फ, खुद के बीच, खुद के अंदर ही जो विभिन्नता पाई जाती है उसको अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे। और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि किन्हीं दो लोगों के बीच में विभिन्नता, है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर जो है, आप इसमें देखिए लिखा ही है कि हमारे अंदर मान लीजिए आप हैं, तो इसमें जो है शारीरिक मानसिक गुण, क्रियात्मक बुद्धि और अभिरुचि, क्षमता, अवस्थाएं, नवीन मूल्य, अभिप्रेरणा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ जो है उपयुक्त जो गुण होते हैं ये व्यक्ति के अंदर एक समान नहीं होंगे, यानी एक ही व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न गुणों में अंतर भी पाया जाता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति के बीच में क्या हो जाएगा, विभिन्न गुणों में अंतर भी पाया जाएगा, यानी इसको बोलेंगे अंतर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अंतः, दूसरा आपका क्या हो गया अंतः। अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है कि यानी एक व्यक्ति जैसे आप हो गए और आपका दोस्त हो गया, ठीक है। तो इन आप में और आपके दोस्त में बुद्धि में अंतर होगा, रुचियों में अंतर होगा, क्षमताओं में अंतर होगा, अभिप्रेरणा में अंतर होगा, मानसिक में, शारीरिक रूप से, अवस्थाएं आदि रूप में जो है अंतर होगा, ठीक है। तो ये अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इन्हीं दो लोगों के बीच में, ठीक है। यानी कि जब दो प्राणी उपरोक्त गुण एक समान नहीं होते हैं, दो व्यक्ति के अंतर्गत अलग अलग गुण होता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, अलग अलग गुण होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र देखिए जो है, इसमें आधार के रूप में जो है वर्गीकरण को जो है दो व्यक्तियों का, मतलब दो व्यक्तियों को जैसे हम मानेंगे, एक संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, एक भावनात्मक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है हम बात करेंगे, इसमें देखिए जो गुण होते हैं, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बुद्धि आएगा, चिंतन आएगा, शैक्षिक लब्धि आ जाएगा, सृजनात्मक, मान लीजिए सृजनात्मक आएगा, ठीक है। ओके, सृजनात्मक आएगा, ठीक है। तो ये जो गुण होते हैं किन्हीं दो बालकों में एक समान नहीं होते हैं, जबकि बल्कि अलग अलग होते हैं। कौन, संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो बुद्धि हो गया, चिंतन हो गया, शैक्षिक लब्धि हो गया, अलग अलग होगा ना, अलग अलग ही होगा। दूसरा आ गया आपका भावनात्मक क्षेत्र। भावनात्मक क्षेत्र जो होता है यानी कि इसमें भावनाएं संबंधित, जैसे वृत्ति हो गया, क्षमता हो गया, रुचि हो गया, जीवन मूल्य हो गया, संवेग हो गया, अभिप्रेरण हो गया, ये भी जो गुण किन्हीं दो बालकों में अलग अलग होते हैं, ये भी यही व्यक्तिगत विभिन्नता है भाई, और कुछ नहीं है। आपका आ गया क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है कि क्रियात्मक क्षेत्र में जो है आपके, इसमें क्रियात्मक क्षेत्र में भी शारीरिक क्रिया, शारीरिक सहनशक्ति और मांसपेशियाँ, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे शारीरिक क्रिया, किसी भी किन दो व्यक्तियों की क्रिया करने की क्षमता भी अलग अलग होगी। शारीरिक सहनशक्ति यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक थप्पड़ मारा, खाया, हमको तो नहीं लगा, कोई दो थप्पड़ मारा बहुत तेज लगा, लेकिन किसी दूसरे को दो थप्पड़ मारे तो नहीं लगा, भाई उसकी सहनशक्ति ज़्यादा है, ठीक है। मांसपेशियों में भी अंतर होता है। तो यही विभिन्नताएं होती हैं, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा व्यक्तिगत विभिन्नता, आप एक बार थोड़ा सा सोचिए, व्यक्तिगत विभिन्नता किन्हीं दो लोगों में विभिन्नता कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। ओके, चलिए, स्टार्ट कर। अच्छा, एक काम बताइए जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में जो है हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है आपका बुद्धि आएगा, चिंतन आएगा, शैक्षिक लब्धि आएगा, अभिप्रेरण हो गया, ये भी जो गुण होते हैं किन्हीं दो बालकों में एक समान नहीं होते हैं, जबकि बल्कि अलग अलग होते हैं। ये भी यही व्यक्तिगत विभिन्नता है भाई, और कुछ नहीं है। आपका आ गया क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र में
व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं, तो जो व्यक्तिगत है यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, जो व्यक्तित्व है, हम व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व आपका कैसा है, आप थोड़ा सा सोचिए। हालांकि सोचने का समय अब नहीं है ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर ही है आपका व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी शब्द के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, कहाँ से हुई, है ना, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कौन किसको क्या बोलते हैं, बाई ट्रिक शब्द दिया है, उसको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत तहे दिल से। और आप इसको रिवीजन करिएगा क्योंकि रिवीजन इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।